नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष, HN 24/7 देख रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर लॉ कमीशन ने एक बार फिर कंसल्टेशन पेपर जारी करने का फैसला किया है। कमिश्नर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पब्लिक और धार्मिक संस्थानों से राय मांगी है। कमीशन ने 2018 में भी एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और फैमिली लॉ में सुधार के लिए राय मांगी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतु राय अवस्थी के अगुवाई वाले लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए दोबारा से राय मांगने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि पिछला कंसल्टेशन पेपर 3 साल से ज़्यादा वक्त पहले जारी हुआ था, वह पुराना हो चुका है। लॉ कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी कर कहा कि 21वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों और हितधारकों से 7 अक्टूबर 2016 को राय मांगी थी। फिर 19 मार्च 2018 और 27 मार्च 2018 को राय मांगी गई। इसके बाद 31 अगस्त 2018 को लॉ कमीशन ने फैमिली लॉ के सुधार के लिए सिफारिश की। चूंकि पिछले कंसल्टेशन के बाद 3 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, ऐसे में विषय की गंभीरता और कोर्ट के आदेशों को देखते हुए 22वें लॉ कमीशन ने इस विषय पर राय लेने का फैसला किया। जो लोग भी इस मामले में अपना मत देना चाहते हैं वे 30 दिनों के भीतर अपनी राय दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो लॉ कमीशन किसी व्यक्ति या संस्थान को व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के लिए बुला सकता है। बता दें कि 21वें लॉ कमीशन का कार्यकाल अगस्त 2018 में ख़त्म हो गया था। 22वें लॉ कमीशन को हाल में 3 साल का कार्य विस्तार दिया गया है। इसने कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक पत्र भेजे जाने के बाद समान नागरिक संहिता से जुड़े विषयों की पड़ताल शुरू की है। इसमें मेरी राय ये है कि देश में मुख्तलिफ मज़हब के, मुख्तलिफ बिरादरियों के, मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते हैं और सबका अपने जो जिस फ़िरक़े से, जिस मज़हब से ताल्लुक़ है, जिस धर्म से ताल्लुक़ है, जिस अक़ीदे के हैं लोग, वो अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पर देश के अंदर। अब सिविल कोड का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो देखिए, इसमें धर्म के एतबार से हम पॉलिसी, जो मजहबी पॉलिसी है वो इस्लाम की अलहदा है, हिंदुओं की अलहदा है और उसमें भी सरदारों की अलहदा है, ईसाइयों की अलहदा है, उनका अलहदा है। तो उनको इसमें एक जगह यानी मतलब ये इकट्ठा उनको कैसे किया जा सकता है? ये तो चुनाव इनका तो देखिए, अब तो चूंकि इस बार चुनाव सर पे खड़ा है, यहाँ भी कई स्टेटों का भी चुनाव बाकी है, तो इन्हें ये परेशान है। इन पे कोई मसाला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो ये कह सके कि हमने देश के लिए ये भलाई की है, ये अच्छा काम किया है। और इस नफ़रत के मुकाबले में मोहब्बत का पैगाम जब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक अमल से, तुम्हारे एक्टिविटीज़ से, तुम्हारे ये कानून बनाने से कि आप एक यूनाइट कानून बना दें, इससे काम नहीं चलेगा। इससे देश में नफ़रत और बढ़ जाएगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला एक बार फिर से अब चर्चा का विषय बन गया है। लॉ कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है और 30 दिनों के अंदर जो आम पब्लिक है उनसे कहा है कि वे 30 दिनों के भीतर अपनी राय दे सकते हैं। और लॉ कमीशन किसी भी व्यक्ति या संस्थान को व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के लिए बुला भी सकता है। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ KIP सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। जयप्रकाश पांडे जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है HN में। सबसे पहले भदौरिया जी, आपका रुख कर लेते हैं। भदौरिया जी, UCC को लेकर अब जो है एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। अब सवाल ये है सर, इतने दिनों से मामले चल रहे हैं लेकिन अभी तक UCC पर कोई एक राय, एक मत नहीं बन पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत अच्छी बात है और आपने जो आज टॉपिक लिया है बहुत अच्छा लिया है। देश से जुड़ा हुआ है,
इसमें देश में लोगों आज ज्यादा से ज्यादा लोगों की यही मांग है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जब झंडा एक है, संविधान एक है, बाबा साहब सब दुहाई देते हैं कि बाबा साहब का संविधान, मगर जब जरूरत पड़ती है तो बाबा साहब के संविधान को ठेंगा दिखाते हैं, फिर कहते हैं नहीं तो हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। और जब वैसी दूसरी कोई बात आ जाए तब कहेंगे ये तो बाबा साहब का संविधान है, हम तो उससे चलेंगे, देश उससे हिसाब से चलेगा। तो जिस तरह की ये दो तरह की बातें करते हैं, ये अब नहीं चलेगी, बहुत चल गई। जब देश एक है तो यहाँ कानून भी एक होना चाहिए। को क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको एक साथ आना चाहिए ना। इसको, इस कानून का स्वागत करना चाहिए। आज हमारे देश को अति आवश्यकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये जरूरी है। ये नहीं है कि क्या हम सरिया के हिसाब से, अरे भाई कैसे चलोगे सरिया के हिसाब से? भारत का संविधान तो एक है। क्या या तो फिर आप कह दो कि हम भारत के संविधान को मानते ही नहीं है, हम तो अपने सरिया से चलेंगे। ऐसे नहीं चलेगा देश, देश संविधान से चलेगा और संविधान में जो प्रक्रिया है वो करी जाएगी। इसी तरह से आपने देखा होगा कि आर्टिकल 370 35A जब हमने वहां से हटाया था, उससे हटाने से पहले वहां किस तरह की अनगढ़ बयानबाजी हो रही थी, सभी पार्टियां कर रही थी जिन्हें मुस्लिम वोट का बहुत ज्यादा लालच है, क्योंकि उनको वोट बैंक समझ रखा है। सिर्फ मुस्लिमों को इन्होंने वोट बैंक समझा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया और आज भी मुस्लिमों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? आज सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज में अगर सब्जी अच्छी नहीं बनी तो तलाक 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 बोले जाओ, मगर उस कुरीति से भी हम ही ने दूर किया है। आज मुस्लिम महिलाओं को अगर सम्मान से जीना दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, मगर 70 साल शासन करने वाली कांग्रेस ये कदम नहीं उठा सकी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसमें वोट ना, अरे हम वोट नहीं देखते, हम देश के लोगों की भलाई देखते हैं कि जिसमें देश में जो हमारे नागरिक हैं, हमारे लोग हैं, हम उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, उसको सर उठा के कैसे जी सकते, हमारी सोच वो रहती है। हम वोट बैंक नहीं देखते। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव देखते हुए ये, अरे भाई चुनाव तो हमारे देश में होते ही रहते हैं। आप बताइए कोई ऐसा समय हो कि 2 महीने निकल जाए और चुनाव ना हो? चुनाव तो यहाँ हरदम चलते हैं, तो और इसकी मतलब कोई काम नहीं होगा। ठीक है, जयप्रकाश पांडे जी, बचकानी सोच है। ठीक है, जयप्रकाश पांडे जी किस तरह से देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को? अब एक बार फिर से कहा गया, भैया अपनी अपनी राय दे दीजिए। आप लोग किस तरह, आप लोग साथ हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के? देखिए, ये निश्चित रूप से भारत की एकता अखंडता से जुड़ा मसला है और इस पे थोड़ा सा गहन विचार करना चाहिए था। और भाजपा के प्रवक्ता उम्र में तो जरूर बड़े हैं, लेकिन जिस तरह का सतही विश्लेषण कर रहे थे मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। बाबा साहब का भी नाम ये ले रहे थे। तो वास्तविकता ये है कि मित्र, मैं बता दूं कि इस तरह के मसाइल पे एक मिनट जयप्रकाश जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। हाफिज जी, स्वागत है चैनल में आपका। ठीक है, जयप्रकाश जी अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि दुनिया भर में अगर आप देख लीजिए, ऐसी कोई भी कंट्री हो जिसमें बड़ी आंचलिक बहुलता हो, और आंचलिक बहुलता से जीवन पद्धति अलग अलग हो जाती है, अगर उसका बलात् ढंग से एकीकरण किया जाता है। मैं 2 उदाहरण बस दे रहा हूँ। जैसे एकदम सेकुलर और धर्म की अवहेलना करने वाली, धर्म को अफीम मानने वाले रूस ने, जब कम्युनिस्ट रूस हो गया 1917 की क्रांति के बाद, तो उन्होंने तमाम आंचलिकताओं को कुचल दिया, सब एक कानून के हिस्से कर दिया। परिणाम क्या हुआ? अमेरिका ने हमला नहीं किया, उसके 15 टुकड़े हो गए मित्र, और हमारे ही हिस्से पाकिस्तान था। पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन वहां बलात् ढंग से उर्दू भाषा और बंगाली अस्मिता को कुचला गया, तो इस्लाम भी नहीं रोक पाया। हमारे पुरखे डॉक्टर लोहिया, दीनदयाल जी, या फिर कहिए बाबा साहब नेहरू जी, ये मूर्ख नहीं थे। बांग्ला भाषा से ज्यादा खतरनाक आंदोलन हिंदी को राष्ट्रीय भाषा दर्जा देने समय नागालैंड तमिलनाडु में चल रहा था, उसे बड़े दूरदर्शिता से उन लोगों ने बचाया। ये भारत में ये कह रहे थे कि संविधान खतरे, अरे भाई फौजदारी कानून तो एक ही है। और जहां तक ये सवाल है कि अगर समान नागरिक संहिता होनी है तो वो बिना संवाद विमर्श और उनको विश्वास में लिए नहीं की जा सकती। अगर आपने किया तो ये निश्चित जान लीजिए
कि फौज के या पुलिस बल के बल पे आप उनको तत्काल रोक देंगे, लेकिन उनकी लॉयल्टी हमारे राष्ट्र के प्रति नहीं होगी, बल्कि उनके भीतर असंतोष होगा और इतनी विविधता वाला राष्ट्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो आप इस ऐसे मसले पे ऐसी सतही टिप्पणी ना किया करिए। अब ये जरूर है कि ये सामाजिक मसला है, तो ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ, हम भी तो सती प्रथा और ये बात कर रहे हैं बाबा साहब की। बाबा साहब रिजाइन किस मुद्दे पर दिए थे? हिंदू कोड बिल पे। हिंदू कोड बिल हमारी आधी आबादी की बहनों को बराबरी का राइट दिया था, तब इनका जन्म नहीं था। जनसंघ थी, रामराज परिषद थी करपात्री जी की, आरएसएस जरूर था आपने करवाला। ये सारे लोग क्या कुकर्म किए थे? सदन के भीतर सदन के बाहर लग रहा था पूरा हिंदू संस्कृति खत्म हो जाएगी। कैसे 6 टुकड़ों में 5 टुकड़ों में करके नेहरू जी को वापस लाना, मतलब बिल पास कराना पड़ा। तो सवाल ये है कि समाज सुधार राजनीतिक आग्रह से नहीं मतलब होता है। आप अभी आप साथ में है कि नहीं है यूसीसी के? किसके? यूसीसी के पक्ष में है कि नहीं है? हम बिल्कुल साथ में हैं, लेकिन जो वर्ग प्रभावित हो रहा है ये सामाजिक मसला है। अरे कहाँ तब फिर आप हैं? ठीक है, ठीक है हाफिज नूर जी, ठीक है हाफिज नूर जी। भाई साहब ये बताइए, यूसीसी ने अब फिर कहा है कि भाई 30 दिन के अंदर अपनी बातें जिसको रखनी हो रख सकता है, और जो भी कुछ है जो बातें हैं वो सामने आकर रखिए, आम पब्लिक हो चाहे कोई भी संगठन हो वो रख सकता है। तो ऐसे में आप लोग क्या चाह रहे हैं? यूसीसी को लेकर आप लोग की क्या राय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक छलावा है। एक पहले से ही कानून हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग नहीं है, कानून तो एक सा ही है देश का। अब ये मजहबी आजादी को छीनना चाहते हैं। नहीं, छलावा कैसे? हम ये हाफिज भाई समझना चाहेंगे, छलावा कैसे? सुन ले मेरी बात, सुन ले। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, ये हमें हमारी आजादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये सब दिखा करके हिंदू समाज को हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं, हिंदू समाज को हमारे खिलाफ बरगलाने के लिए कि देखो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आ रहे हैं और इससे मुसलमान परेशान हो रहा है, ये दिखा करके छलावा करके और ये सारी हरकतें कर रहे हैं, मगरना हकीकत कुछ और है। और हकीकत यही है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को जरूरत नहीं है। पहले से ये देश जो है वो सबके लिए एक सा कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, और ये अलग बात है कि उसका मिसयूज होता है। हमारे खिलाफ थानों में अगर मुसलमान जा रहा है उसकी सुनवाई नहीं है, जहां भाजपा शासित राज है। और अगर हिंदू अगर जा रहा है और वो किसी मुसलमान पर सिर्फ आरोप लगा रहा है तो उसकी जिंदगी काली कर दी जाती है, उसका पूरा परिवार मतलब जेलों में भेज दिया जाता है। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे सबूत हमारे पास हैं। ये परोला है। परोला क्या, इसमें क्या हुआ है? परोला में एक हिंदू बेटी, एक मुस्लिम लड़का था, एक हिंदू लड़का था, 2 लोग उसको किस तरीके से उसको सर आज हम उस पर पुरोला पे नहीं कर रहे हैं, हम सर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कर रहे हैं। आपका कहना है कि एक छलावा है, एक देश एक कानून, छलावा कैसे है? हम हाफिज जी आपसे समझना चाहेंगे कि एक देश एक कानून, छलावा कैसे हो सकता है? एक कानून है, पहले से एक कानून है ना, पहले से एक कानून है। आप लोग का तो दूसरा भी चीजें चलती रहती है ना, जब तलाक की बात आती है तो आप लोग कहते हैं हमारे यहाँ ये चीज चल रहा है, तब आप अलग चीज लेकर आ जाते हैं। फिर कुछ चीजें होती हैं आप अलग चीज लेकर आ जाते हैं। वो हमारी मजहबी आजादी है। वो हमारे निकाह क्या है? निकाह शादी की बात आती है तब भी आप लोग नहीं, आप शादी कीजिए, कोई बना थोड़ी ना कर रहा है। अब यहाँ पर यह है कि वो मजहबी आजादी कैसे है कि 4 शादी मजहबी आजादी होती है? भाई हमारे मजहब में उसकी नहीं सर, आप ये बताइए 4 शादी मजहबी आजादी कैसे? मजहब में अरे आजादी है, ये हमारी आजादी है। ये हमारे मजहब ने हमको अभी आपने संविधान की बात कही है, अभी आपने संविधान की बात कही ना, तो फिर चीजें संविधान से चलनी चाहिए कि फिर मजहबी आजादी से चलनी चाहिए? देश संविधान से ही चल रहा है। तो फिर कहाँ चल रहा है? ठीक है, पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? नहीं तो ये कहाँ से अब हिंदू एक अलग लॉ कोड लेकर आएगा क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो देश के संविधान ने उसकी इजाजत दी है, या वो अपने आप चल रहा है? आप बताएं हमें।
हाँ। उसको वो लागू है देश में, हाँ। वो देश के संविधान ने इजाजत दी है ना। हाँ। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, हाँ। ये उसका इस्तेमाल, ये लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ। इनके मजहब में क्या नहीं, इनके मजहब अगर में क्या तलाक हो की रहा है, बात क्या नहीं होती हो रहा है हिंदू में, तो वो प्रॉपर हम लोग वहां पर जाते हैं भाई, हिंदू लोग जाते हैं प्रॉपर वहां पर। यहाँ तो ये 3 तलाक दे दिया गया, अभी तो फिलहाल कानून ये लगा दिया जैसे गया है, अभी- कानून लाया गया जैसे है, अभी- उससे थोड़ी जैसे रोक लगी अभी- है। बात आ जाती है जब आपकी जैसे- शादी की, सुन तब लीजिए, शादी में भी यही सुन चीज आ लीजिए। जाती है। जैसे अभी भाजपा पसंद एक साथ बैठे हुए थे आपके यहाँ, उनका मैं यहाँ वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैं ये बात कहना मैं चाहता हूँ। वो भी कह रहे थे कि जरा सब्जी खराब बन गई तो साहब 3 तलाक दे दी। कहाँ इन्होंने देख लिया? नहीं सर, कई जगह हुआ है, नमक खाने में नमक नहीं पड़ा है तो तलाक दे दिया गया है सर। मुसलमानों के कितना खिलाफ ऐसे कई सजा है सर कि खाने में नमक कम था या ज्यादा था तो तलाक दे दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। ये मुसलमानों तो ये को तो सर साजिश वो फैला रहे हैं ना जो तलाक दे रहे हैं, उनसे पूछिए ना। ये मुसलमान और इस्लाम की छवि बदनाम करने नहीं, का कौन कर रहे हैं? ये कौन कर रहे हैं? जो तलाक दे रहे हैं वो कर रहे हैं ना। ये आरएसएस भाजपा नहीं, महिलाओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा अगर कुछ उनको मिलता है, राइट मिलते हैं तो बढ़िया है। ये बताइए हमारे मजहब के लिए बोलने का इनको क्या अधिकार है? ठीक है, जरा अपना ठीक है भदौरिया जी जवाब दीजिए। अपने सीने में झाँक करके क्यों नहीं किया? इनको बंद करा, थोड़ा इनका माइक म्यूट करें। ठीक है हाफिज जी आप सुन लीजिए, भदौरिया जी जवाब दीजिए। हाँ। अभी हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे कि बाबा साहब ने पहले ही संविधान लिखा है, संविधान से देश चलेगा, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और साथ ही साथ इन्होंने कही कि हमें जो है ना अलग आजादी मिली हुई है 4 शादियों की, 44 बच्चे पैदा करने की। हिंदू धर्म के लिए क्यों? हिंदू धर्म पे तो एक शादी से दूसरी शादी नहीं कर सकते, अगर कर लेंगे तो दूसरे दिन वो कोर्ट जेल में चले जाएंगे। अगर तलाक लेंगे तो कोर्ट के माध्यम होगी। तो हिंदू धर्म को भी तो ये इसी संविधान से मिला है सब कुछ, तो आपको अलग कैसे हो गया? आप हिंदू धर्म को पहले तो नहीं था, ये पहले 2 शादियां कर लेते थे, मगर जब से ये कानून के अंदर आए तब से सब बंद हो गया। हिंदू धर्म में एक और चलती थी, अगर किसी महिला का पति अगर खत्म हो गया तो उस पर सती हो जाती थी, उसको भी बेल लगा दिया गया। आज सती प्रथा हमारे यहाँ खत्म हो चुकी, हमने कोई विरोध नहीं किया। तो हिंदू को जो कानून कहा जाता है कि आप इसके अंदर आइए, बड़े आराम से हंसते हंसते उस कानून को कबूल करता है। मगर आप कह रहे हो कि हमारे लिए आजादी है। जनाब, एक देश है, एक झंडा है, एक संविधान है, तो कानून भी एक ही होगा। किसी के लिए कोई ऐसी आजादी नहीं होगी कि 4 शादी और 44 बच्चे पैदा करके देश पे कब्जा करना चाहो। तो अब आप भूल जाइए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जयप्रकाश पांडे जी, आप कह रहे थे कि भाई बिना विचार के तो काम ही नहीं चल रहा है ना। यहाँ पर देखिए 30 दिन का समय दिया गया है, इसीलिए दिया जा रहा है ना बार बार। तो अगर 30 दिन का समय दिया गया है, वहां जाकर अपने विचार रखिए। आप लोग मना थोड़ी ना कर रहा है कोई विचार रखने से। देखिए एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि ये समाज प्रगतिशील हो, महिलाओं को बराबरी का हक मिले और एक तरक्की ख्याल मुसलमान का समाज बने, इसमें किसको क्या शिकायत है? आपको मैं बताऊं कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आ रहा था, महिलाओं का बाल विवाह खत्म करके 12 साल उम्र, बहुत ज्यादा नहीं 12 साल निर्धारित की जा रही थी, और तिलक जी ने विरोध कर दिया। विरोध का कारण जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम बाल विवाह तो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी सदन द्वारा पारित या अंग्रेजी गवर्नर के अध्यादेश से नहीं, ये हमारा आंतरिक मसला है। तो तिलक रूढ़िवादी नहीं थे, भाजपा भी बड़ा सम्मान करती है उनकी। सवाल ये है कि अगर मुसलमानों का आधुनिकीकरण आप चाहते हैं तो उनमें तालीम डेवलप करिए, उनके समाज में मध्य वर्ग है। क्या तालीम की बात कर रहे हैं? दारुल उलूम में लगा दिया जाता है, वहाँ चस्पा कर दिया जाता है, बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, कैसे तालीम लेंगे बच्चे? उनकी रहनुमाई बहुमत में है नहीं, तो नहीं, तालीम कैसे लेंगे बच्चे? दारुल उलूम में लगा दिया जाता है कि बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। पांडे जी, ऐसे कैसे तालीम की आप तालीम की बात कर रहे हैं? बुर्का अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, बुर्का पहन के जाएंगे, हिजाब लगा के जाएंगे। आज मुस्लिम कंट्री हिजाब का विरोध कर रही है, मगर हिंदुस्तान में हिजाब जरूर होगा। भदौरिया जी नहीं सुनिए, तो आप किसी के बीच में बोल रहे हैं, उलेमाओं के जो देवबंद है। एक मिनट, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। एक एक करके स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है वो, वहाँ उलेमा पैदा होते हैं जो जाहिर है कि दीन की तालीम देते हैं। सर ऐसा है ना, ऐसा है पांडे जी, ऐसा है ना सर, ऐसा है सपा में इतने ना खो जाइए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिए। अरे यार मेरी बात सुन लो भाई, 1 मिनट। नहीं, आप बच्चों के भविष्य के साथ की बात कर रहे हैं।
आपके बच्चे को कहा जाए कि ना पढ़ो अंग्रेजी तो आप मान जाएंगे क्या? अरे मेरी बात सुनोगे प्रभु? हाँ तो बता, आप यही कह रहे हैं, क्या सुने पांडे भाई, आप ऐसी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सुनना ही नहीं है तो बात पढ़े लिखे आप आदमी, आप बताइए आप ऐसी बात मैं करेंगे? अनपढ़ ही सही हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुन लो, 1 मिनट बुलाए हो। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस देवबंद के फरमान की बात आप कर रहे हैं, फतवा की सरकार, देवबंद भारत की एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है जिसमें पढ़ाई इसकी नहीं होती है जो आपको BA MA की डिग्री देगी, वो एक ऐसी धार्मिक अच्छा ये बताइए, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट है वहां से बच्चे पढ़कर कहाँ जाते हैं? मुझे जरा इसकी समझ कम है, थोड़े आप समझा दीजिए मुझे। अरे वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, उलेमा बनते हैं दुनिया भर में। नहीं उलेमा बनते हैं, है। सुनिए ना महाराज, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। हम कह रहे उलेमा बनते हैं तो क्या अगर वहां, सुनिए, अगर कोई बच्चा दीनी शिक्षा लेने के बाद वो बच्चा अगर बाहर पढ़ना चाहता हो तो बच्चा पढ़ेगा नहीं? नहीं, वो बच्चा मौलाना बनता है, उलेमा होता है। अब आप क्या समझ रहे हैं? अंग्रेजी से वो आपके बच्चे पढ़ तो लिए अंग्रेजी, गुड मॉर्निंग कहते हैं सुबह, जयराम जी के कहते हैं, वही गंवार आदमी करता है जिसको आप गंवार कहते हैं। तो वो अगर अपनी संस्कृति सुरक्षित रखना चाहते हैं, और लोहिया जी का आंदोलन था अंग्रेजियत के खिलाफ, भारत इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी क्यों नहीं आंदोलन कर दे रहे? हटा ही दीजिए अंग्रेजी को। हम कब कह रहे हैं हटा दीजिए अंग्रेजी? अंग्रेजियत लाती है, और धर्म के मामले में अंग्रेजियत की जरूरत नहीं है। अगर वो उलेमा उनका अरबी जब पढ़ता है, अरबी में तो इंग्लिश में अंग्रेजी में पढ़ेंगे। बड़े अंग्रेजियत के हिमायती हुए आप। ठीक है, धार्मिक संस्था अगर है तो धार्मिक संस्था में क्या ऐसा है, हिमायत अब आप देखिए बड़का नेता है आप लोग ना, बड़का नेता है, क्यों नहीं खत्म करवा दे रहे हैं? हम लोग को भी मालूम है जो बच्चे हिंदी मीडियम, सुनिए ना, हम लोग को भी मालूम है जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, कई लोग बेरोजगार इसलिए बैठे हैं क्योंकि बेचारे उनको इंग्लिश नहीं आ पा रही है, इसलिए बेरोजगार पड़े हुए बैठे हुए। आप लोग क्यों नहीं हटवा देते? नेतागिरी आप लोग कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं? सर आप लोग कर रहे हैं नेतागिरी, हम लोग कर रहे हैं। उन बच्चों को कम से कम रोजगार मिल जाएगा जो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं। आप दे रहे हैं अडानी अंबानी के लिए सरकार जी, मेरे पास आगे अडानी अंबानी पे, ठीक है। आप हाफिज नूर जी जर्नल ऑफ माइग्रेशन जी भाई हाँ बताइए सर। मेरे पास वक्त में मैं आखिरी कमेंट करूंगा। मेरा आखिरी कमेंट सुन ले, ठीक है, मेरी आखिरी बात सुन ले, मेरे पास वक्त कम है भाई। जी हाफिज। मेरी गुजारिश ये है, अभी मैंने पुरोला का जिक्र किया था, तो आप बोले पुरोला पे बहस नहीं हो रही है, तो जैसे दारुल पर बहस आप क्यों करने लगे? खुद बहस कर रहे हो। उन्होंने बात जो कही मैंने वो बात कही है, बात पर बात आई है। यहाँ बच्चों की बात, शिक्षा की बात आ रही है, ठीक है। आप पुरोला की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। थोड़ा चीजों को ज्ञान भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया, इस पर डिबेट करना नहीं है मालूम है हमें साहब, ठीक है, इस पर डिबेट नहीं करना है अभी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, इसलिए हम लोग भी शांत बैठे हैं कल से। बात मेरी सुन लीजिए। आप लोग अगर वाकई में देश में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग ईमानदार हो जाइए। आप लोग भाजपा के प्रवक्ता न बनिए। मतलब दारुल देवबंद ने जो भी कहा है, दारुल देवबंद ने, दारुल देवबंद की बात यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी के लिए आप यूसीसी को मानने को तैयार नहीं है, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कहते हैं मानने की जरूरत नहीं है। आप इसीलिए एक देश एक संविधान की जरूरत है, तो आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं। एक कानून नहीं आप लोग मान सकते हैं। आप फिर बात करते हैं, आप बात करते हैं, आप कानून मानने के लिए तैयार नहीं है, और फिर कहेंगे भाईचारा बना रहे। कैसे भाईचारा बना रहेगा? एक कानून अब भी है। आप जिस तरह से संविधान को आप खत्म करना चाहते हैं, संविधान को मिटाना आप चाहते हैं, संविधान को अपने तरीके से लागू करना चाहते हैं, ये आप सोचते रहे। मतलब यूसीसी आ जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। 370 हट गया, संविधान खत्म हो गया, जैसे पहले खत्म हो रहा था। यूसीसी लाने की देश में बिल्कुल जरूरत नहीं है। देश में हम क्या खाएंगे, ऐसा क्यों नहीं जरूरत है? एक देश एक कानून की जरूरत क्यों नहीं है? अपने मजहब की व्यवस्थाएं आपके नहीं, एक देश एक कानून की जरूरत क्यों नहीं है? आप अपने हिसाब से काम करेंगे, ऐसा तो नहीं चलने देगा ना कोई। आपके कहने से कुरान हदीस नहीं बदल देंगे कोई किसी के, समझे आप? सर ऐसा है कि किसी के कहने से संविधान नहीं बदलेगा। आप संविधान की दुहाई देते हैं और जब यूसीसी की बात आती है आप बैकफुट पर आ जाते हैं। क्यों संविधान की दुहाई देते हैं ना आप?
यूसीसी की क्या जरूरत है बताया हमें आप? भाई क्यों क्या नहीं जरूरत है, वही यूसीसी? बताइए ना। बिल्कुल नहीं एक जरूरत है। देश एक देश एक कानून की जरूरत क्यों नहीं है? यही तो कह रहा हूँ। आप लोग भारतीय जनता पार्टी आप के वही तो सर बात है ना, आप लोग के पास जब तथ्य नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, ये सब चीजें सर पुरानी हो चुकी है। पहले अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है मौलाना साहब, आपको सुधार लाने की जरूरत है इन सब चीजों पर। अगर कोई अच्छी चीज हो रही है उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। बिल्कुल नहीं। आपका काम सिर्फ मुसलमान और इस्लाम और कुरान और मदरसों और मस्जिदों को टारगेट करने के सिवा ये कुछ सब आप बचा ही लोग को नहीं लगने है। लगा है सर, भारतीय ये सब जनता आप लोग को पार्टी के लगने लगा पास है। कुछ बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे से भाईचारे की तरह रह रहे हैं। कई मुस्लिम है जो इसका फेवर कर रहे हैं, यूसीसी का फेवर कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे सर? कई मुस्लिम है जो इसका फेवर कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? करोड़ों लोगों में दो चार अगर आपके माइंड के मिल जाएं, उन्हीं को तो आप दिखाएंगे। आप अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हाफिज भाई, बहुत बढ़िया हाफिज भाई। बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई मैं। आप लोग मुस्लिम स्कॉलर, आप लोग को थोड़ा ऊपर उठकर बात करनी पड़ेगी, तब ये देश और समाज सुधरेगा। आप लोग आज भी बंधे हुए हैं, आज आप लोग बंधे गए हैं, कुछ चीजों में बंधे हैं, उस मानसिकता से निकलना पड़ेगा, तब ये गंगा जमुना की तहजीब की आप बात करते हैं वो चलेगा सर। आप अभी अंधे के अंदर हैं, अंधे से निकलिए, बाहर निकलिए। सर हम लोग तो निकले हैं महाराज, आप लोग को सर निकलना पड़ेगा, आप लोग को निकलना पड़ेगा सर, ठीक है? आप लोग को हाफिज भाई निकलना पड़ेगा, आप लोग निकल नहीं रहे, उस दायरे से निकल नहीं रहे। माफी चाहते साहब, मेरा टाइम कहीं और है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। ठीक है जयप्रकाश पांडे जी, आप लोग क्या वोट की तुष्टीकरण के लिए कुछ भी करने को तैयार है आप लोग? हाँ ये तो सच है, लेकिन मुझे लग रहा है भाई साहब, मैं फोटो नहीं देख रहा हूँ, अगर मैं समझ रहा हूँ आप एंकर महोदय बोल रहे हैं। हाँ जयप्रकाश जी, तो भाई मेरे 1 मिनट समय दिया करो, बीच में आप क्यों इतना इंटरप्ट कर रहे हैं? बोलिए सर, समय आपको दे रहे हैं, बोलिए। हाँ, अब मुझे ये बता रहे थे आप अभी मौलाना भाई से जो बात कर रहे थे कि एक कानून एक देश लगेगा। अरे भाई, आप सनातन हिंदुत्व की बात करते हैं और संविधान में भी लिखा है, और हम हिंदू, हम गाय को माता भी मानते हैं, तो पहले गाय वध ही खत्म करवा देते ना। मुसलमान का नहीं है। मेघालय में अर्नेस्ट मावरी, ध्यान से सुन लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, अमित शाह के सामने मंच पे भाषण दे रहे थे कि मैं खुद गाय मांस खाता हूं और पूरे मेघालय में अबाध वितरण होगा। गोवा में हो रहा है। तो दारू, रामराज में दारू तो नहीं है ना, योगी बाबा के नेतृत्व में तो उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश में रामराज पार्ट 2 चल रहा है, सन्यासी मुख्यमंत्री है। दारू आपको मालूम है 12,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू आता था 2017 में, इस समय 45,000 करोड़ रुपया आ रहा है, 4 गुना अधिक दारू बिक रहा। तो ये कौन कम करे? ये राम, मतलब अगर आप समझ रहे हैं नैतिक रूप से सुधार हो जाए, हमारा समाज एक मतलब पुरानी परंपरा पे चले, तो ये गोवध तो संविधान में भी है और नीति निर्देशक तत्व में मद निषेध भी है। इस पे तो साझी सहमति है, इस्लाम भी हराम करता, उसको आप नहीं करते। तो आप इस बात को समझिए ध्यान से, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। इस्लाम में सुधार हुआ है, अगर आप थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिएगा, ये तुर्की देश है, कमाल पाशा आता तुर्क हुए थे, उन्होंने जिस खिलाफत के लिए हमारे यहाँ आंदोलन हुआ था, उस खलीफा का पद खत्म कर दिया। वहां आज भी पर्दा प्रथा प्रतिबंधित है, हिजरी संपत नहीं है, सेकुलर प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, समान नागरिक संहिता है, सब एकदम मॉडर्न कंट्री है। लेकिन कमाल पाशा कोई ईसाई नहीं थे, वो समाज के भीतर से क्रांति हुई थी, और हमारा भी तो समाज सुधरा है मित्र ने। आज भी अगर अपनी आंतरिक गलतियों की ओर देखेंगे आप, बनासकांठा गुजरात में जहाँ 30 वर्ष मोदी जी का शासन हो गया, एक दलित बेचारा केवल चश्मा पहन लिया था, पीट दिए 7 लोग सवर्ण लोग। और इसी सरस्वती शिशु मंदिर के टीचर छैल सिंह राजस्थान में इंद्र मेघवाल नाम के 9 साल के बच्चे को पीट पीट के हत्या कर दिया, उनकी मटकी का पानी छू लिया। यहाँ दलितों की सबसे ज्यादा हत्या होती। तो हम अगर गाय माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, हम अगर मदिरा पान प्रतिबंधित नहीं कर पा रहे हैं, हम अगर दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, तो कहाँ आप बात कर रहे हैं कि वो जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी मुस्लिम वोट के लिए इतनी अंधी हो चुकी है कि वो देश को अगर गिरवी रखना पड़ा तो उसको भी रख के आ जाएगी, और उसमें मुस्लिम वोट चाहिए। अभी इन्होंने क्या कि गो हत्या हो रही थी, अरे समाजवादी टाइम कितनी हो रही थी, हमने तो जितने थे ज्यादा से ज्यादा बैन कर दिए। आपके टाइम तो अवैध
जो सरकारी थे वो तो चल ही रहे थे, अवैध भी चल रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि शराब की आज रेवेन्यू ज्यादा आ रही, बिल्कुल आ रही है, क्योंकि आज जितने ठेके हैं वो सरकारी हैं। आपके टाइम ठेके कम हुआ करते थे, सरकारी प्राइवेट जो 2 नंबर में बिकती थी वो ज्यादा होती थी। जो आज बिहार में बिक रही है ना, लोग मर रहे हैं, ये होता था समाजवादी की सरकार में। आज सरकार वहाँ ईमानदार बैठी है, जो होगा सरकार के हिसाब से होगा। वहाँ किसी मुख्यमंत्री या किसी सरकार जो उल्टा पुल्टा करना चाहे वो नहीं होगी। आपके टाइम तो खुलेआम भूमाफिया घूमा करते थे, खुलेआम आपके माफिया घूमा करते थे। ये अतीक कौन थे? ये तुम्हारे ही पाले हुए गुर्गे थे। हमारे टाइम जब दारू सरकार जेल में पड़े हैं, योगी बाबा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप बात आप बीच कह में रहे ना हैं बोले, मैं सरकार अपने हिसाब से दारू बेच पांडे रही जी है। सुन लीजिए, अगर पांडे आप सुन लीजिए, थोड़ा भदौरिया जी ने सुना आपको, आप भी सभ्यता सुन रखते लीजिए। हैं तो मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। बोलिए। अगर आप थोड़ा भी सभ्यता रखते हैं, ठीक मैं है, आपके बीच में ठीक है, मैंने भदौरिया आराम जी, से सुना है आपको। हाँ। तो आपके शासन काल में उत्तर प्रदेश क्या हालत थी? जंगल राज बना दिया था, लूट मची थी। कोई ऐसा थाना नहीं था जिसमें समाजवादी का नेता ना बैठता हो, और थानेदार अगर वहाँ यादव ना हो तो वो थाना ही नहीं होता था। तो इस तरह से सरकार चलाई है। भदौरिया जी एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ अंशु अवस्थी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी, स्वागत है चैनल में आपका। जी भदौरिया जी, अपनी बात पूरी करें। जी धन्यवाद धन्यवाद जी। ये जो समाजवादी के नेता कह रहे हैं, आज ये वोट बैंक में इतने अंधे हो चुके हैं कि देश में कोई अच्छा कानून आना चाहे तो उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के हितैषी बनना चाहते हैं। अरे मुसलमानों के इतने हितैषी हो तो आपकी 3-4 बार समाजवादी का वहाँ मुख्यमंत्री रहा है, कितने लोगों को आपने वहाँ उद्धार किया है? हमने आज 45 लाख उत्तर प्रदेश में मकान दे दिए। तुम्हारे शासन में कितने दिए गए थे समाजवादी के टाइम? मात्र 3500। ऑनलाइन है, देख लीजिए। तो ये हमारा और तुम्हारा ये काम करने का अंतर है। और ज्यादा से ज्यादा हमने जो मकान दिए हैं उन लोगों को पहुंचाया है जिनको जरूरत थी, और उसमें ज्यादा जरूरतमंद मुस्लिम समाज के लोग थे। आज जो फ्री ऑफ हम अगर राशन दे रहे हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है जिनको जरूरत है। अरे आपने कितना दिया था? बता दीजिए, नहीं भाषण देंगे। वोट चाहिए, ठीक है वोट चाहिए मुस्लिम का, ठीक बाकी है। आप मुस्लिम को कुछ नहीं करते ठीक है हो। अंशु अवस्थी जी, मुस्लिम को बेवकूफ बनाते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हो। ठीक है भदौरिया। अंशु अवस्थी जी, मतलब यूसीसी को लेकर बहस छिड़ गई एक बार फिर से, किस तरह से देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को? कांग्रेस समर्थन करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? कांग्रेस उन चीजों का समर्थन करती है जिनका देश समर्थन करता है, और कानून तो देश के लोगों के लिए बनना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो संविधान है इसमें जो कानून है वो लोगों की राय से बने। अगर नहीं बने तो ये हमारे लिए सिर्फ एक किताब का टुकड़ा जैसा रह जाएगा। उसके अंदर एक भाव है, उसके प्रति लोगों का आदर है, और उन लोगों ने ऐसा संविधान बनाया कि आज देश का एक एक नागरिक देश के संविधान की इज्जत करता है। और ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं तो बदलने के लिए बहुत सारे कारण लाते हैं। कभी कोई दूसरी चीज लाएंगे, दाएं से लाते हैं, बाएं से लाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि देश के 140 करोड़ लोग संविधान में सीधे ही संविधान को नहीं बदल पा रहे हैं। मनसा इनकी खूब है, बदल नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए वो राइट लेफ्ट से चीजों को लाते हैं। मुझे आप बताइए, जिस देश में 1400 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हूँ, 6000 से ज्यादा जातियां हों, यहाँ कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी जैसा भौगोलिक माहौल हो, क्या उस देश में इस तरीके का कानून व्यवहारिक हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता अंशु जी? नहीं, आप बताइए ना। नहीं, हम आपसे हम तो पूछ ये रहे हैं ना, कहते आपने हैं तो कि बता कोई दिया, भी- आपने बताया देखिए- इतनी भाषाएं हैं, ठीक है, आपने बता दिया इतने प्रजाति के जाति के लोग रहते हैं, आपने ये बता दिया, ठीक है, आपने कहा कि क्या नाम है, ऐसे में कैसे हो सकता है? अब मेरा सवाल यही है ना आपसे कि क्यों नहीं हो सकता है? अगर एक देश एक कानून के तहत मैं काम जवाब होगा देता तो हूं। देखिए, ये जो सही विधि नहीं है। आयोग है, मेरी बात सुन लीजिए, जो विधि आयोग है वो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो देश के कानूनों पर नजर रखता है और जो जरूरत होती है उन पर काम करता है। इससे पहले भी विधि आयोग ने इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ही टिप्पणी की थी कि इससे पहले भी उन्होंने एडवाइस किया था कि इसका कोई औचित्य नहीं है। अब फिर से विधि आयोग, तो हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, बीजेपी उनका इन्फ्लुएंस करके उनको कमजोर कर रही है। आप आज सत्ता में कल नहीं रहेंगे, लेकिन आप जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक संस्थाएं, उन चीजों को बर्बाद मत करिए, उनको खराब मत करिए। हम यही कहेंगे। कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की रही, जनता पार्टी की रही, तो सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो व्यवस्था है
जो देश का संविधान है वो रहना चाहिए, क्योंकि वही है जो हम सबको ताकत देता है और वही है जो हमें अधिकार देता। तो अंशु भाई, अगर कुछ चीजें सही करनी हो सरकार को, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? अब उसमें तो यही है ना कि विपक्ष तो उसमें भी नाक लड़ा दे रहा है कि भाई इसमें भी दिक्कत है। एक चीज बताइए, एक देश एक कानून में दिक्कत क्या है? एक देश एक कानून, अब इसमें दिक्कत बताइएगा मुझे। मैं इधर उधर की बात नहीं सुनना चाहता हूँ अंशु भाई, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, एक देश एक कानून। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार रहने की, अपनी इच्छा अनुसार खाने की, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आजादी देता है। आप एक देश एक कानून की जो बात कर रहे हैं, उससे जो मौलिक अधिकार है वो टूट रहा है कि जो लोगों के अपने निजी अधिकार है ना, टूट रहा है ना इसी तरीके से। आप एक देश एक कानून, मतलब कि चार शादी कर लेंगे, मौलिक अधिकार टूट रहा है? नहीं, मैंने क्या कहा कि जो हर धर्म के अलग अलग हिसाब से कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। तो हम तो ये बात कर रहे हैं कि सर, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है तो हिंदुओं में शादी अलग तरीके से होती है, मुस्लिम में अलग तरीके से होती है, लेकिन यहाँ शादी का बात ये है कि अगर बात आएगी कानून की तो यही तो कहा जाएगा कि अगर हिंदुओं में एक से शादी कर सकते हैं तो मुस्लिम में भी एक से शादी कर सकते हैं। यहाँ महिलाएं सशक्त हो रही है कि नहीं हो रही हैं, ये बताइए। यहाँ पर अगर तलाक की बात आएगी तो तलाक भी तो आप बहुत अच्छी जानकारी है, आप विधि आयोग को परामर्श दीजिए, लेकिन हम वो बात रख रहे हैं जो हमको कहनी है। हम एक दूसरे को मनवाने के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ पर चर्चा हो रही तो ऐसा नहीं कि मेरा काम है मैं एंकर को अपनी बात मनवाऊं कि नहीं जबरदस्ती मानो, ये भाजपा का काम है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप गोदी मीडिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ना आप मुझे थोप सकते हैं। हम लोग चर्चा में अपनी अपनी बात रखने के लिए बैठे, ये दर्शक यही चर्चा हो रही है सर, यही बात मैं आपसे बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ना। तो आप थोप नहीं सकते हैं कि क्यों नहीं हो सकता है। हमको आपने बुलाया, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल से है देश में, बहुत सी चीजों को सुधारने की बात कही थी। कहा था कि काला धन लाएंगे, 100 दिन के अंदर काला धन रखने वालों के नाम उजागर करेंगे। आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो SIT बनी उसको खोला तक नहीं गया। कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये भी तो कहा था। कहाँ दिए रोजगार? आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 400 का गैस सिलेंडर था तो कहते थे महंगाई कम करेंगे, आज तो 1200 का बिक रहा है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। 60 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा। तो कहा तो बहुत चीजें थी, उनकी मंशा क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण है। मंशा उनकी सिर्फ और सिर्फ इस देश के संविधान को कमजोर करना है। इस देश की जो ताकत है, जो 140 करोड़ लोग हैं, उनको आपस में लड़ाना है। चलिए, आपकी बात हो गई अंशु भाई। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब भी मैं आपसे चाहता हूं दे दीजिए कि एक देश एक कानून अगर आता है तो दिक्कत क्या है, बस मुझे इसका जवाब दीजिए। मैंने उसी का जवाब दिया है। नहीं, आप तो चले गए कहीं और, आप तो महंगाई पे चले गए। मुझे बताइए एक देश एक कानून से दिक्कत क्या है? हम जहां भी गए वो मुद्दा हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इस बेरोजगारी इस देश के युवा से जुड़ी है, किसानों की दुगनी आय करनी थी, किसान से जुड़ी, यही तो देश है। देश का मतलब क्या है? जमीनें हैं क्या? जंगल है। देश में रहने वाले लोग हैं। तो लोगों के बारे में जो बातें कही थी वो नहीं हुई ना भाई। आप किसानों की बात नहीं करते हैं। किसानों के लिए आज MSP नहीं ला पाए। 1 साल तक किसान धरने बैठे रहे, 700 से ज्यादा शहीद हो गए। और आप एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, तो आप तो लड़ाने की बात कर रहे हैं। कौन लड़ रहा है सर? इससे कोई लड़ जाएगा? ना भाजपा लड़ाने की बात कर रहे हैं ना। तो इससे लड़ेगा कौन सर, ये तो बताइए ना। कौन लड़ेगा? इस देश में आप धार्मिक आधार पर जो अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने तरीके से काम करने के तरीके हैं। नहीं, अरे सर आप तो भाई, फिर मैं कह रहा हूं अंशु भाई, आप इतने समझदार व्यक्ति, इतने अच्छे नेता हैं, आप ये बताइए रीति रिवाज पर रोक लग रहा है क्या इससे? ना, मैंने क्या कहा कि हर अपनी अपनी सबकी अपनी आपने शुरुआत में कहा खाना खा सकता है, ठीक। हाँ, तो भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये तो नहीं है कि नहीं खाना नहीं खा सकता अपनी इच्छा मुताबिक, कि नहीं भैया वो उसी कानून के तहत खाना खाएगा। भाई आपको जो पहनना पहनी है, जैसे रहना, जो मौलिक अधिकार दिए गए वो मौलिक अधिकार सबके लिए है। यहाँ पर बस यही तो बदल जाएगा कि कुछ चीजें जो है जो सबको, जो सब धर्मों में हो रहा है वो इस धर्म में भी होगा। पहली बात तो ये है कि हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में दूर दूर तक कोई स्पष्टता नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि ये एक विचार विमर्श का विषय है। तो सर बोला तो क्या है, 30 दिन तक खोल दिया गया पूरा कि आप लोग आइए अपने विचार रखिए वहां पर।
हम वही कह रहे हैं आपसे कि कांग्रेस वही बात करती जो देश के लोगों को पसंद, देश के लोगों को चाहिए। हम चाहते हैं कि इस पर एक व्यापक विमर्श हो, बात हो, चर्चा हो, लोगों की राय हो, वही कानून बने जिनको लोग ये स्वीकार करें। जब कानून को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कानून बनाने से क्या फायदा। अब सर आपको ही अस्वीकार है, अब पांडे जी को भी, पांडे जी जवाब दीजिए, पांडे जी को भी अस्वीकार है, तो ऐसे में तो अब तो आप दो पार्टियां तो अस्वीकार करेंगी क्योंकि आपको ही मालूम है लागू हो जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वोट बैंक इनको इनकी ओर ज्यादा आ जाए। तो यहाँ तो वोट बैंक, सब लोग वोट बैंक देख रहे हैं, जनता कौन देख रहा है, चाहे बीजेपी क्यों ना हो, चाहे कोई पार्टी क्यों ना हो, सब तो वोट बैंक देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है पांडे जी, सवाल ये सर कि बार बार इस चीज को लेकर बार बार पिंच किया जा रहा है, यहाँ पर जब बात आ जाती है वोट बैंक की तो फिर सब चाहते हैं भाई मुस्लिम वोट बैंक आ जाए। आप लोग का कहा जाता है कि MY फैक्टर आप लोग का रहता भी है, इस तरह के आरोप भी लगते हैं। तो ऐसे में अगर लागू हो जाता है तब फिर क्या करेंगे? अच्छा, आप एक सवाल बार बार फोकस कर रहे हैं सबसे, एक देश एक कानून, तो भारत में 2 कानून लागू है क्या? यही बात है पांडे जी, अब यही बात है ना, मैं तब से यही बात कह रहा हूं आपसे कि हम कब कह रहे हैं 2 कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो फिर क्यों इतनी बहस कर रहे हैं? आप लोग कह दीजिए कि हाँ ठीक है लागू कर दीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, हाँ। भारत में जो फौजदारी कानून है वो एक ही है। ऐसा नहीं कि मुसलमान हत्या कर देगा, हिंदू हत्या कर देगा। सर वो सबको मालूम है, सर वो सबको मालूम है। दिक्कत कहाँ आ रही है यहाँ पर? हाँ तो यही तो सवाल है कि दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों को, यही सवाल है, क्यों दिक्कत आ रही है आप लोग को? आ रही है, मैं इतना भाषण दे के आपको समझाया कि भारत का मूल अधिकार समझ पढ़ लीजिए, उसमें हर व्यक्ति को अपने मनचाहे सर मूल लगता है, फिर वही मैं कह, मूल अधिकार का मतलब समझ रहे हैं आप पांडे जी? मूल अधिकार का मतलब है कि आपको कुछ आजादी मिली है, रहने खाने पीने बोलने की आपको आजादी है, ठीक है, ये आपको एक आजादी मिलती है, लेकिन कुछ चीजें कानून के दायरे में आ जाता है। शादी करना, तलाक देना, जमीन खरीदना, जमीन बेचना, ये सब आ जाता है किसके? कानून के दायरे में आ जाता है। तो सर कुछ चीजें कानून के दायरे में रहकर करेंगे कि नहीं? अरे विधिवेत्ता महोदय मेरी बात सुन लीजिए, हमें कहा सर आप एंकर होंगे। हाँ। अनुच्छेद 25 से 28 तक पढ़ लीजिएगा जाकर। दूसरी चीज मैं आपको ये बार बार कह रहा था कि जिस देश में आंचलिक विषमता होती है उसकी अलग अलग जीवन पद्धति होती है। एक कानून, अगर अवध में मैं हूँ, ये लखनऊ से बोल रहा हूँ, लखनऊ में हमारे यहाँ मतलब पौराणिक हिंदू सनातन धर्म में मांस मछली वर्जित है ब्राह्मणों के लिए, लेकिन बंगाल में मछली का भोग लगा के ईश्वर की पूजा की जाती है। आप कहिए कि हम शिष्टाचार करेंगे, हम जय श्री राम जी करेंगे, अब ब्रज में चले जाइए राधे राधे होगा, अब उड़ीसा चले जाइए जय जगन्नाथ जी होगा, तमिलनाडु में जय मुरुगन होगा। अभी इसके पहले मैं बताया है कि भाजपा के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, अमित शाह के सामने, मेघालय का उनका आदमी हिंदू विरोधी नहीं था, लेकिन वो कह रहा था कि मैं गाय मांस खाता हूँ। बोल रहे हैं, ठीक है भदौरिया जी जवाब दीजिए भाई। प्रमाण है आपके पास, आप झूठ बोल रहे हैं, प्रमाण है तो दिखाइए, प्रमाण है तो दिखाइए। कैसे हो सकती आप है? यार झूठ ना बोले, प्रमाण दिखाइए, प्रमाण है तो दिखाइए, झूठ ना बोले बैठ के। अर्नेस्ट मावरी सुनिए, अरे प्रमाण के बारे में सुनिए, हरिशंकर परसाई कहते थे, आप उम्र में बड़े हैं लेकिन वो कहते थे कि अंधभक्त होने के लिए प्रचंड मूर्ख होना अनिवार्य शर्त है। मेघालय के अर्नेस्ट मावरी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, अयोध्या में लड़ाई कराया था मुलायम सिंह ने अयोध्या। अरे अब आपको ये सही बात करनी है, ठीक है भदौरिया जी अब उस सब पे नहीं जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे रहेंगे। अंधभक्तों के पास ज्ञान होता नहीं वाले मुलायम सिंह ही थे। अरे अंधभक्तों मुलायम सिंह के बल पे ही आज हैं आप, उन्होंने ही अंग्रेजियत हटा के हिंदी कर दी कि पीसीएस पढ़ रहे हैं, जिस अंग्रेजियत की बात कर रहे हैं। मालूम है किसके बल पे थे मुलायम सिंह? अमर सिंह के बल पे। मुलायम सिंह किसी राजे रजवाड़े के बल पे नहीं थे, सामाजिक न्याय के आंदोलन के बल से। अमर सिंह दलाल आदमी, अमर सिंह जैसा दलाल उनके पीछे घूमता था कि दलाल के बल पे मुलायम सिंह थे? बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह दलाल के बल पे थे। अरे मुलायम सिंह किसी के बल पे नहीं, ऐसे बहुत दलाल घूमते हैं यार, क्या बात करें, इनको राजनीतिक समझ नहीं होते, कह रहे हैं कि उस दलाल से सामाजिक न्याय के आंदोलन का क्या लेना देना। भदौरिया जी देखिए सवाल ये है कि अब यहाँ पर कह रहे हैं भाई चर्चा होनी चाहिए इस पर विस्तृत, और चर्चा होने के बाद लागू होता है तो फिर ठीक है, अगर कुछ खामियां होती है तो उसको दूर किया जाए। तो ऐसे में क्या लग रहा है, अगर
30 दिन बाद अगर कुछ चीजें सामने आती है तो क्या बीजेपी चर्चा करेगी जो विपक्षी पार्टी है उनके साथ? फिलहाल चर्चा तो ऐसे में होता है, तो ऐसे में क्या चर्चा होगी? बिल्कुल देश का मत लिया जा रहा है, चर्चा भी हो रही है सबसे। और यूनिफॉर्म कोड आज के समय में देश को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब हिंदुओं एक बात मैं आपको बड़ी जानकारी पार्टियों के जो प्रवक्ता बैठे उनसे भी जानना चाहूंगा, जब हिंदुओं के खिलाफ बनाया गया कि 2 शादी नहीं कर सकते, एक ही शादी करोगे। पहले हिंदुओं में भी शादी होती थी, एक राजा के 50 हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, तब तो आप विरोध किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। तब हमने परिषद थी, आरएसएस था, आप जैसे तब भी आप विरोध किए। जब दलितों पिछड़ों को मंडल आयोग लागू किया गया तब भी विरोध किया। तो आप मनुवादी सोच की पार्टी है, आप यहाँ बैठ के ज्ञान बघाड़ रहे हैं। आप तो दलितों पिछड़ों महिलाओं को बराबरी समान कानून संहिता मानते ही नहीं, आप तो अभी भी विशेष कानून मानते हैं। देश को और आपके जो योगी जी बैठे हैं वो विशेष कानून मानते हैं। आप जाति की बात कर रहे थे, बताइए 5 विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में, 5 में 500 ठाकुर पीसी बनाए हैं बाबा। माता में रिजल्ट आया है, 15 असिस्टेंट प्रोफेसर का 11 सजाती हो गए। यहाँ तक कि माफिया अपराधी के विरुद्ध भी जो एक्शन हो रहा सेलेक्टिव अप्रोच है। ब्रिजेश सिंह बाहर घूमेंगे, मुख्तार भीतर रहेंगे, विनीत सिंह के साथ फोटो होगा, विजय मिश्रा भीतर जाएंगे, उमाकांत रमाकांत यादव अपराधी हैं। तो ऐसे जातिवादी, सामंतवादी, मनुवादी सोच के लोग अगर महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को बराबरी देने की बात करते हो, साइंटिफिक अप्रोच की बात करें, डेमोक्रेटिक अप्रोच की, तो बड़ी हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी आप बोलना बंद करिए, थोड़ी भी नैतिकता तो सिर्फ करिए। और माफी मांगे, हिंदू कोड बिल में महिलाओं का विरोध किए, पिछड़ों दलितों का मंडल आयोग में आपने विरोध किया। और आज भी आदियाबादी जंतर मंतर में बैठी है, आप एक बलात्कारी का अभिनंदन कर रहे हैं। अरे आप लोग पिता के रक्त पे रक्तोत्सव मनाते थे, आज तक नाथूराम गोडसे स्वागत करके नायक बनाते हैं। आप यहाँ वैज्ञानिक सोच की बात करें। ठीक है पांडे जी, शांत हो जाए ना, भदौरिया जी की बात सुन ले, फिर आपके पास आते आप बताएं कि रामलला के दर्शन करने अखिलेश यादव कितने बार गए बताएं? भदौरिया जी बोलिए। रामलला के दर्शन करने अखिलेश यादव कितने बार गए? सीएम रहते रक्त पे उत्सव मनाने वाले लोग बलात्कारियों ठीक है सर, हम लोग मुद्दे पर बात कर ले सर, हम लोग मुद्दे पर भी हम उस पर फिर चर्चा कर लेंगे। मुद्दे पर भदौरिया जी मुद्दे पर बात कर ले, हम बार बार बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की बात कर रहे हैं सर, हम लोग सर उस पर चर्चा कर लेंगे दोबारा। ठीक है ठीक है सर, वो कोर्ट में मामला चल रहा है ब्रिजभूषण का सर, उस पर हम बाद में आएंगे सर। ब्रिजभूषण सर सिंह का मामला कोर्ट में चल रहा है। एक ब्रिजभूषण है, एक चिन्मयानंद है, एक कुलदीप सेंगर है, ये तो पूरी पार्टी ही आदियाबादी विरोधी है सर। सर जब बात ये ठीक है जयप्रकाश पांडे जी, जब बात होती है फिर गायत्री प्रजापति पर बात होती है तब आप लोग चुप हो जाते हैं, तो उस पर अभी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। हम बात ये कर दे, ठीक है सर, वो देख रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे, मंच पर घूम रहे थे सर, मंच पर किस तरह से घूम रहे थे वो भी देखे। ठीक है सर। भदौरिया जी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब यहाँ ठीक है भदौरिया जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर ये लोग विपक्ष आपका साथ नहीं देती है तो किस तरह से उसको आप लोग लेकर आएंगे? और इतने दिन तक आप लोगों की ये जो बातें और चर्चाएं हो रही हैं वो कब वो धरातल पर उतर जाएगी सर, जल्दी से? बिल्कुल यूनिफॉर्म कोड आएगा, जनता की मांग है, देश ज्यादा से ज्यादा चाह रहा है कि यूनिफॉर्म कोड आना चाहिए। ये चंद राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति में ये विरोध कर रही है, बाकी कोई देश में विरोध नहीं कर रहा है, पूरा देश चाह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। पांडे जी अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आप लोगों से चर्चा के लिए आप लोग को बुलाया जाता है तो आप लोग क्या मतलब कहेंगे नहीं आना चाहिए, या फिर कहेंगे नहीं ठीक है इसमें ये संशोधन कर लीजिए तब आना चाहिए? भारत में जितने भी समाज सुधार हुए हैं, चाहे सती प्रथा, बाल विवाह रहा हो, हिंदू कोड बिल रहा हो, उस समुदाय से बात की जाती है, सामाजिक विमर्श है। अगर अल्पसंख्यक तैयार होंगे तो उनपे कानून लागू होगा, और मनुवादी पार्टी जबरदस्ती थोपेगी तो हम निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के साथ होंगे। नहीं तो आप लोगों से पहले चर्चा की जाएगी, उसके बाद उनसे की जाएगी। तो अगर आपसे पहले की जाती है समाजवादी पार्टी के लिए, कानून समाजवादी पार्टी के लिए आ रहा है सर। अगर अभी आपने क्या कहा, सुनिए ना पांडे जी, आप सुनिए, पहले बात को सुनिए ना। आप समझते नहीं आप लोग, हम कह रहे हैं कि अगर विचार विमर्श के लिए विपक्ष को बुलाया जाता है अगर,
तो की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको विचार विमर्श के लिए बुलाया जाता है तो क्या कहेंगे आप कि समाजवादी पार्टी के लिए लाया जा रहा है, हमें विचार विमर्श के लिए ना बुलाइए? अरे यार, कोड बिल आ रहा है, कोड बिल समुदायों का है, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय जिनको विशेषाधिकार मिला है, जो हिंदू कोड बिल की परिधि के बाहर रह गए थे, तो उसमें अल्पसंख्यक आते हैं, उनके समुदायों के आलमी इदारे हैं, उनके सोशल ग्रुप है, उनके तमाम इंस्टीट्यूट है, उनसे बात होगी कि पॉलिटिकल पार्टी से बात होगी? अभी तो आप कह रहे हैं हमको चर्चा पे बुलाया जाए, हमें चर्चा के लिए हमें बुलाया नहीं जा रहा है। नहीं, और फिर दूसरी चीज ये है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे तो बात हो ही रही है। रिलीजियस लीडर से बात करिए, उनके सोशल ग्रुप से बात करिए, उनसे बात करिए। नहीं तो वो तो उनसे बात ही हो रही है, उनसे तो चर्चा हो ही रही है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी निर्णय नहीं लेगी। हाँ, उनपे बलात् रूप से आप थोपेंगे तो अल्पसंख्यक इस देश के नागरिक हैं, उनपे कोई भी नहीं तो भाई अगर विपक्ष को भी तो बताएगी, बीजेपी बताएगी कि नहीं ये चीज हम लेकर अरे कोई बिल लेकर आएंगे तो संस्कृति, अरे महाराज कोई बिल लेकर आएंगे तो आप लोग को भी तो बताया जाएगा कि कोई बिल लेकर आएंगे तो आप लोग को भी तो बताया जाएगा कि ये चीज हम लेकर आ रहे हैं, ये चीजें हैं, और अगर आपको अपनी राय देनी है तो आप दे सकते हैं। मुसलमान अगर कम्युनिटी सहमत नहीं है जिसपे वो लागू होना, मतलब कुल मिलाकर राजनीति ही करेंगे आप उस पर। समझ गए पांडे जी, ठीक है, समझ गए पांडे जी। आप मतलब कुल मिलाकर आप लोग को ये लग रहा है कि हम लोग पहले देखेंगे मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, वो हाँ कहेगा तो हम साथ में आ जाएंगे, ना कहेगा तो हम विरोध में खड़े हो जाएंगे। आप लोग का अपना कोई पक्ष नहीं है, बस देखेंगे मतलब कि ये आदमी सही चल रहे हैं तब हम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।